आज का जो मेरा लेक्चर है उसका नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा ताकि आपको भी बाद में मसला ना हो कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला। तो सबसे पहले मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कोलिजन क्या होती है, फिर मैं आपको इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताऊंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम ये देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या होती है। अब मैंने जो लफ्ज वन डायमेंशन यूज किया है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वन डायमेंशन से क्या मुराद है। हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हेड ऑन कोलिजन क्यों कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, और यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये क्या चीज है। इसमें जो हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं इसका क्या मतलब होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि आखिर में एक कंक्लूजन होगा जो हमारे टॉपिक का होगा। देन लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। यूं समझिए आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंतहाई कंसेप्चुअल होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक जो क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, उनको अच्छी तरह से क्लियर करूं। So let's start the video. कुलयन, व्हाट इज कुलयन? कुलयन जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपस में करीब आते हैं और फिर टकरा जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनके दरमियान में कुलयन हुआ है। यानी कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जब आपस में करीब आके टकरा जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि इनके बीच में कुलयन हुआ है। कुलयन को इम्पैक्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना होगा कि कुलयन एक शॉर्ट ड्यूरेशन एक्ट होता है। सडन और फोर्सफुली डायरेक्ट contact ऑफ टू और मोर बॉडीज coming together called कुलयन. Kuleyan is also called impact. It is a short duration act. जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो हम ये कहते हैं कि उनके बीच कुलयन हुआ है। ये कुलयन की एग्जाम्पल थी। कुलयन के नतीजे में लॉस ऑफ एनर्जी होती है जिसे हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 2, इलास्टिक कुलयन। इलास्टिक कुलयन क्या है? ऐसा कुलयन जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है उसे हम कहते हैं इलास्टिक कुलयन। इलास्टिक कुलयन में टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होती है। इलास्टिक कुलयन को हम एक दूसरी डेफिनेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कुलयन जिसमें कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती उसे हम इलास्टिक कुलयन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी कुलयन ज्यादातर परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, लेकिन जब हम आइडियल केस कंसीडर करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उस केस में ये फर्ज कर लेते हैं कि इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी। यूँ हम इसे परफेक्टली इलास्टिक कुलयन कहेंगे। आपको ये भी याद रखना होगा कि इलास्टिक कुलयन में लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये भी कंजर्व्ड होता है, यानी कि इलास्टिक कुलयन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये कंजर्व्ड है और लीनियर मोमेंटम सिस्टम का ये भी कंजर्व्ड है। नंबर 3, इन इलास्टिक कुलयन। इन इलास्टिक कुलयन क्या है? ऐसा कुलयन जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये कंजर्व ना रहे, यानी कि या तो ये चेंज हो जाए या फिर अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ना रहे, तो ऐसे कुलयन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कुलयन। स्टूडेंट्स, आपसे इलास्टिक कुलयन और इन इलास्टिक कुलयन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, मगर यहाँ आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि कुलयन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, मगर इन दोनों में लीनियर मोमेंटम या जिसे हम सिंपल मोमेंटम भी कहते हैं वो दोनों केसेस में
कंजर्व्ड होता है, लेकिन इलास्टिक कुलैयन में लीनियर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। कोई आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि इलास्टिक कुलैयन और इन इलास्टिक कुलैयन में कौन सा मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? ज़हरी बात है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, ना कि एंगुलर मोमेंटम। चलिए अब हम इलास्टिक कुलैयन को ज़रा डिटेल में समझते हैं। हमने इलास्टिक कुलैयन को यूं डिफाइन किया था कि ऐसा कुलैयन जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है उसे हम इलास्टिक कुलैयन कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें हमने सोचना ये है कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट, इस बात का मतलब ये है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, यानी कि उनमें कुलैयन होता है, तो उनके कुलैयन से पहले उनकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, आफ्टर कुलैयन के बाद सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को शिफ्ट हो जाए, यानी कि सिस्टम के अंदर बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, वो कभी भी लॉस नहीं होती। अगर कुलैयन से पहले अगर एक ऑब्जेक्ट 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था और दूसरा ऑब्जेक्ट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था एक ही डायरेक्शन में, यानी कि स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, तो जब उनके दरमियान कुलैयन हुआ और पहले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन जाएगी और दूसरे की वो पहले की बन जाएगी, मगर सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। ये थी इलास्टिक कुलैयन की एग्जाम्पल। इलास्टिक कुलैयन के केस में हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है, मगर सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो या दो से ज्यादा, उनके दरमियान एक्सचेंज हो सकती है। दूसरी बात का हमें खास ख्याल रखना होगा कि इलास्टिक कुलैयन में काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होती, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा लीनियर ही रहती। काइनेटिक एनर्जी की दूसरी फॉर्म जैसे कि हीट, साउंड वगैरह में चेंज नहीं हो सकती, बल्कि काइनेटिक एनर्जी को हम सिर्फ लीनियर काइनेटिक एनर्जी ही कंसीडर करेंगे। जब एक कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हो और दूसरी कार उसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही हो, तो उनके दरमियान में जो कुलैयन होगा स्टूडेंट्स, क्या इस कुलैयन को हम इलास्टिक कुलैयन कंसीडर करेंगे? हरगिज नहीं। ऐसा कुलैयन बेशक स्ट्रेट लाइन में तो है, लेकिन ये फिर भी इलास्टिक कुलैयन हरगिज नहीं है। क्यों नहीं है? चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में कार के मूव करने की वजह से जब उनमें कुलैयन हुआ तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो साउंड में भी कन्वर्ट हुई, हीट में भी हुई कन्वर्ट, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपस में टकराते हैं तो हमें ये पता होता है वो एक दूसरे को अपोजिट करते हैं, तो उनमें ज़हरी बात है इम्पैक्ट जो पैदा होता है उसके नतीजे में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। हमें साउंड भी सुनाई देती है जिसे हम एक्सीडेंट कहते हैं, और ये हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की वो कंजर्व ना हुई। यूं ये इलास्टिक कुलैयन हरगिज नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम इलास्टिक कुलैयन की एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारे हैंड में एक बॉल है जिसे हम सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं और हम देखते हैं कि वो जो बॉल है जिस हाइट से हमने उसे ड्रॉप की थी वो उसी हाइट तक वापस आ जाती है। स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये हाइट्स जिस हाइट से हमने छोड़ा था उसी हाइट तक वापस आ गई है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये इलास्टिक कुलैयन है। लेकिन उसी बॉल को हम किसी दूसरी सरफेस पे जैसे कि सैंडी सरफेस पे अगर ड्रॉप करें तो हम ये जानते हैं जिस हाइट से हम उसे ड्रॉप करेंगे वो कभी भी अपनी ओरिजिनल हाइट तक वापस नहीं आएगी।
तो ऐसा कुलयन कभी भी इलास्टिक कुलयन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चूंकि सरफेस को हिट करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो साउंड में और हीट में कन्वर्ट हो गई है। यूं काइनेटिक एनर्जी अपनी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हुई है, तो ये इलास्टिक कुलयन हरगिज नहीं है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स किसी सिलेंडर में कोलाइड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये भी इलास्टिक कुलयन है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो लॉस नहीं होती सिस्टम में। एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइकिंग होती है न्यूक्लियस के साथ, तो इस कुलयन को भी हम इलास्टिक कुलयन कंसीडर करते हैं। इलास्टिक कुलयन की एक और एग्जांपल बिलियर्ड बॉल है। बिलियर्ड बॉल में जब एक बॉल दूसरी बॉल को हिट करती है तो पहली बॉल मूव करती है और दूसरी बॉल रेस्ट में होती है, लेकिन जब पहली बॉल हिट करती है तो जो दूसरी बॉल रेस्ट पे थी वो मूव करने लग जाती है और पहली बॉल रेस्ट में आ जाती है। दो बॉलों ने आपस में वेलोसिटी तो एक्सचेंज की, लेकिन सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही। हालांकि स्टूडेंट्स, बिलियर्ड बॉल की जो एग्जांपल है इसे हम इलास्टिक कुलयन में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो भी इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन में। मैंने वैसे आपको समझाने में जो हम रोजमर्रा की एग्जांपल थी वैसे तो समझा दिया है, लेकिन आपको भी ये जहन में बात रखनी होगी कि ये इलास्टिक कुलयन की एग्जांपल ज्यादातर कंसीडर नहीं होती। इसकी वजह ये है कि ये जो बॉल जो होती है ये रोटेट करती है, यानी कि जब बॉल हिट करती है दूसरी बॉल को वो लीनियर मूव तो करती है लेकिन साथ साथ रोटेटरी में मूव करती है। लेकिन इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन में ये जरूरी है कि बॉल रोटेट ना करे। क्यों ना करे इसको मैं फर्दर भी एक्सप्लेन कंडीशन में करूंगा, लेकिन हम बिलियर्ड बॉल को ऐसा केस कंसीडर कर रहे हैं कि बॉल रोटेट नहीं करती, तो ये इलास्टिक कुलयन होगा। कंडीशंस फॉर इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशंस। किसी भी दो ऑब्जेक्ट की कुलयन, वो भी इलास्टिक और वो भी इन वन डायमेंशन में डिस्कस करने के लिए हमें कुछ खास कंडीशंस और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम उसे इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन कहते हैं। कंडीशन फर्स्ट, हम दो बॉल को कंसीडर कर रहे हैं कि उनमें इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन है। अब चूंकि हम बॉल को कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये सपोज करते हैं कि वो बॉल्स मस्ट बी स्मूथ, क्योंकि अगर बॉल स्मूथ नहीं होगी, कोई फोम टाइप इनका स्ट्रक्चर वगैरह होगा, तो आफ्टर कुलयन के बाद जब एक बॉल जो कि हार्ड है और दूसरी सॉफ्ट किस्म की है, तो जब आपस में वो कोलाइड करेंगी तो उनके कोलाइड के नतीजे में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, बल्कि उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने में कन्वर्ट हो जाएगी। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती। इसलिए बॉल को मस्ट बी स्मूथ, यानी कि दो बॉल्स जो हैं वो ज़रूर है कि वो मस्ट बी हार्ड और स्फेरिकल हो। कंडीशन टू, बॉल मस्ट बी नॉन रोटेटिंग। क्यों नॉन रोटेटिंग हो, अब मैं इसका आंसर देता हूँ। अब आ जाए वापस बिलियर्ड बॉल के केस में। बिलियर्ड बॉल में हमने दो बॉल को लिया, एक बॉल थी रेस्ट में और दूसरी बॉल को हमने स्टिक की मदद से फोर्स लगाकर दूसरी बॉल को हिट किया। हम यहाँ नोट करते हैं कि वो जो पहली वाली बॉल है वो दूसरी बॉल से जो रेस्ट में रखी हुई है उसे रोटेट करके हिट करती है। अब जब रोटेट करते करके हिट जो करती है, आफ्टर कुलयन पहली वाली बॉल रेस्ट में आ जाती है और दूसरी बॉल मूव करने लग जाती है। सपोज करें कि हमने जो स्टिक की मदद से बॉल को हिट किया, हमने कंसीडर किया हुआ था कि जितनी हमने फोर्स लगाई है इसे 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहिए था, मगर जब हम नोट करते हैं कि आफ्टर कुलयन बॉल ने 1.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, आखिर बॉल
2 मीटर की बजाय 1.5 मीटर पे आके क्यों रुक गई? ये 0.5 मीटर का डिफरेंस क्यों हुआ? असल में इसकी रीजन ये है कि जो बॉल थी वो रोटेट भी कर रही थी और लीनियर भी मूव कर रही थी। रोटेट मूव करने की वजह से उसकी जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो साथ में रोटेशन में भी यूज हुई है। यूं अपनी बॉल जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस कवर नहीं कर सकी, इसलिए इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन के केस में ये मस्ट कंडीशन है कि बॉल को रोटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बल्कि ये काइनेटिक एनर्जी लीनियर की बजाय की दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाती है। कंडीशन 3, सेंटर ऑफ मैस जो दो बॉल हैं उनका एक ही लाइन में एग्जिस्ट करना जरूरी है। अब इस बात का कि सेंटर ऑफ मैस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स का एक ही लाइन में होना, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, मगर इससे पहले आपको सेंटर ऑफ मैस का पता होना ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ मैस क्या होता है। तो चलिए पहले मैं आपको ब्रीफली सेंटर ऑफ मैस के बारे में बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मैस बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ बॉडी का टोटली मैस उसी एक पॉइंट पे कन्फाइंड होता है, यानी महदूद होता है। सेंटर ऑफ मैस ऐसा पॉइंट होता है जब कोई अप्लाइड फोर्स लगाई जाती है तो बॉडी मूव तो करती है लेकिन वो रोटेट नहीं करती। सेंटर ऑफ मैस को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, यानी ऐसा पॉइंट जहां बॉडी का टोटली मैस एक ही पॉइंट पे कन्फाइंड हो जाए, महदूद हो जाए, तो वो सेंटर ऑफ मैस है। उस पॉइंट पे बॉडी मूव करेगा लेकिन रोटेट नहीं करेगा जब फोर्स लगाई जाएगी। स्टूडेंट, जब हम अपनी एक बुक को हाथ में उठा के उसे अपनी उंगली पे रख दें और उससे बैलेंस करने की कोशिश करें, तो जिस पॉइंट पे वो हमारी बुक हमारी उंगली पे बैलेंस हो जाएगी, दरअसल ये उसका सेंटर ऑफ मैस है, यानी कि ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, क्योंकि इस पॉइंट पे बॉडी यानी कि बुक्स का टोटली मैस उसी एक पॉइंट पे कन्फाइंड हो गया है। अब आपको सेंटर ऑफ मैस के बारे में पता चल गया। अब हम अपने आंसर की तरफ आते हैं कि सेंटर ऑफ मैस का एक ही लाइन में होना क्यों ज़रूरी है। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक बॉल जो कि स्ट्रेट लाइन में यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर एक बॉल भी राइट डायरेक्शन में है तो दूसरी बॉल भी राइट डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। मगर एक बॉडी यानी कि एक बॉल का सेंटर ऑफ मैस का जो एंगल बन रहा है वो है 45 और दूसरी बॉल का जो है सेंटर ऑफ मैस है वो बन रहा है 55। अब जब दो बॉल आपस में ये हिट करेंगी तो आफ्टर कोलिजन इनकी जो इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी। क्यों? ये इलास्टिक कोलिजन भी हरगिज कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ज़हरी बात है, उनका सेंटर ऑफ मैस जो है वो एक ही लाइन में नहीं है, तो जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर लेंगी। तो इस वजह से ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हरगिज नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट, हमें इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में ये ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ मैस का एक ही लाइन में होना ज़रूरी है, वरना ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हरगिज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये थी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की कंडीशंस। क्या थी? बॉल मस्ट बी स्मूथ, बॉल मस्ट बी हार्ड, center of mass must be lie in one line, they not be a rotating. Now we consider elastic collision in one dimension only. हम कितनी देर से वन डायमेंशन का वर्ड यूज कर रहे हैं? आखिर ये वन डायमेंशन है क्या? और इलास्टिक कोलिजन को इन वन डायमेंशन में, ये वन डायमेंशन किसको बोलते हैं भाई? ये क्या होता है? आखिर ये वन डायमेंशन क्यों जरूरी है इलास्टिक कोलिजन के लिए? आखिर अगर वन डायमेंशन नहीं होगा तो क्या ये इलास्टिक कोलिजन होगा कि नहीं होगा? तो अब हम वर्ड वन डायमेंशन को डिस्कस करते हैं।
वन डायमेंशन मोशन का मतलब ये है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन क्या है? यानी ऑब्जेक्ट अपवर्ड भी मूव कर सकता है, डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है, राइट भी मूव कर सकता है, लेफ्ट भी मूव कर सकता है, फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी। यूं जितनी भी मैंने आपको ये बताई, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये ऑब्जेक्ट के जितनी भी मोशन है, इनको हम कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये वन डायमेंशन मोशन है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन से क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्ट की जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो ये यानी कि सब जितने भी हैं, ये ऑब्जेक्ट की मोशन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशंस हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब भी हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करते हैं, तो हम सेम स्ट्रेट लाइन मोशन तो कंसीडर करते हैं, ये बात तो है, मगर ये क्यों कंसीडर करते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी। यानी अगर एक बॉल या एक कार मूव कर रही थी राइट डायरेक्शन से, तो दूसरी बॉल भी हम ये कंसीडर करते हैं कि वो राइट डायरेक्शन से ही मूव कर रही होगी। आखिर ऐसा क्यों है? मोशन तो उनकी स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन डायरेक्शन भी सेम क्यों होनी चाहिए? अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। स्टूडेंट, इसकी रीजन ये है, अगर दो कार्स अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी, कोलिजन आफ्टर कोलिजन के बाद चूंकि उनमें कोलिजन हुआ है, तो वो एक दूसरे को सेपरेट करने की कोशिश करती हैं। सेपरेट करने की कोशिश की वजह से तो कार अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करती हैं, और यहाँ कोलिजन जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा होता है, तो इसी इम्पैक्ट के नतीजे में काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं रहती। ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये साउंड में भी कन्वर्ट हो जाती है, हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जब एक्सीडेंट होता है तो हम बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में ये ज़रूरी है कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करने के साथ साथ सेम डायरेक्शन में मूव करे, ताकि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहे। आपसे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केस में, कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हेड ऑन कोलिजन क्यों बोलते हैं? क्या आपको पता है? स्टूडेंट, इसका आंसर ये है कि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास जो है टू बॉडीज का, वो एक ही लाइन में एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। यानी कि अगर एक बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है, वो दूसरे बॉल का सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही लाइन में हो, उनमें कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है? और ये जो दो बॉल्स भी हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, साथ में उनकी स्ट्रेट लाइन मोशन भी है। यानी कि हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी का जो हेड है वो दूसरी बॉडी का भी हेड है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हेड ऑन कोलिजन, यानी एक डायरेक्शन में भी मूव कर रही हैं, एक ही ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन है, और दूसरा इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम इलास्टिक कोलिजन को वन डायमेंशन